नमस्कार। आज हम भारत में एक बढ़ती हुई स्वास्थ्य चिंता मधुमेह, जिसे आम भाषा में हम शुगर की बीमारी कहते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। जी। अक्सर इसे सिर्फ ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन लगता है ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी आधुनिक जीवन शैली, खासकर शारीरिक मेहनत की कमी और खान-पान की गड़बड़ियों का एक तरह से प्रतिबिंब है। आजकल का जो तनाव है, घंटों बैठे रहना और जो हम खा रहे हैं, ये सब मिलकर शरीर के नाजुक आंतरिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि चरक संहिता के उस ज्ञान की रोशनी में मधुमेह को समझें। जी। हम जानेंगे कि ये प्राचीन विज्ञान इस स्थिति को कैसे देखता है, इसके मूल कारण क्या बताता है, जी। और सबसे महत्वपूर्ण जीवन शैली में कौन से बदलाव और कुछ सरल आयुर्वेदिक उपाय इसे नियंत्रित करने में मददगार हो सकते हैं। ये चर्चा उन सभी के लिए है जो मधुमेह को जड़ से समझना और नियंत्रित करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आयुर्वेद में मधुमेह को प्रमेह नाम के रोगों के समूह में रखा गया है। चरक संहिता में इसके कई प्रकार बताए गए हैं। चरक संहिता में प्रमेह के 20 प्रकारों का वर्णन है। मधुमेह उनमें से एक है, जो आगे जाकर थोड़ा जटिल हो सकता है। 20 प्रकार? अच्छा, जी। लेकिन इन सभी का जो मूल आधार है वो शरीर में एक खास तरह का असंतुलन है। चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अत्यधिक आराम पसंद करता है, आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, शारीरिक श्रम से बचता है, अव्यायाम और भारी मीठे चिकने भोजन का अत्यधिक सेवन करता है, अति आहार, वह प्रमेह के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। यह एक तरह से जीवन में सक्रियता और संयम के महत्व पर जोर है। ये उस संतुलन को फिर से पाने की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करता है, जिसे हमने शायद खो दिया है। ये तो हुई समस्या और उसके कारणों की बात, जो वाकई काफी हद तक हमारी आधुनिक जीवन शैली से मेल खाती है। अब समाधान पर आते हैं। क्या चरक संहिता सिर्फ समस्या गिनाती है या समाधान भी सुझाती है? आपने 3 स्तंभों का जिक्र किया था, आहार, विहार और औषधि। हाँ, बिल्कुल। आहार से शुरुआत करें। समाधान हमेशा समस्या की जड़ में ही छिपा होता है ना? और चरक संहिता का दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है आहार में सुधार। डाइट। जी, डाइट। यहाँ मार्गदर्शन बहुत स्पष्ट है। हमें उन चीजों को प्राथमिकता देनी है जो शरीर में बढ़े हुए भारीपन, चिकनाई और उस मीठेपन को संतुलित करें। इसके लिए तिक्त यानी कड़वे जैसे करेला, हाँ, और कषाय यानी कसैले रस वाले खाद्य पदार्थों पर जोर दिया गया है। कसैले जैसे आंवला या जामुन। बिल्कुल। करेला, मेथी दाना, नीम, हल्दी, आंवला, जामुन, कच्चा केला, ये सब। चरक संहिता का तर्क ये है कि ये स्वाद शरीर में बढ़ी हुई मिठास, एक्सेस ग्लूकोज या मेटाबॉलिक असंतुलन और भारीपन को काटते हैं। अच्छा, काटते हैं। हाँ, ये पाचन को सुधारते हैं, शरीर में जमा अतिरिक्त नमी या क्लेद को सुखाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो ये सीधे कारणों पर काम करते हैं, सिर्फ लक्षणों पर नहीं। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर मधुमेह के मूल कारणों पर काम करते हैं। ये तो दिलचस्प है कि स्वाद का सीधा असर मेटाबॉलिज्म पर बताया गया है। अनाज के बारे में भी कुछ खास निर्देश हैं। आजकल बाजार में तो नए-नए तरह के अनाज और आटे हैं। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। चरक संहिता पुराना अन्न के सेवन की सलाह देती है। पुराना अन्न मतलब फसल कटने के बाद कम से कम 1 साल रखे हुए अनाज, जैसे पुराना जौ जिसे यव कहते हैं, पुराना गेहूं, गोधूम, बाजरा वगैरह। 1 साल पुराना? लेकिन क्यों? आजकल तो सब ताज़ा खाने पर जोर देते हैं। हाँ, ये थोड़ा अलग लगता है सुनने में। इसके पीछे तर्क ये है कि समय के साथ अनाज में हल्कापन आता है, जिसे लघुता कहते हैं, और वे पचने में आसान हो जाते हैं। अच्छा, हल्के हो जाते हैं? जी। नए अनाज की तुलना में ये शरीर में भारीपन और सुस्ती कम पैदा करते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समय के साथ अनाज की गुरुता यानी भारीपन कम होती है और लघुता बढ़ती है। तो क्या भंडारण के दौरान कुछ बदलता है उनमें? नमी कम होती है या स्टार्च? हाँ, संभवतः यही होता होगा। शायद नमी कम होने या स्टार्च की संरचना में सूक्ष्म बदलाव होने से वे पाचन तंत्र के लिए कम बोझिल हो जाते हों। मुख्य विचार ये है कि ये शरीर में उस जड़ता को नहीं बढ़ाते जो नए भारी अनाज बढ़ा सकते हैं। समझ गया। ये मधुमेह के प्रबंधन में जरूरी है, क्योंकि पाचन को ठीक रखना है और शरीर को हल्का।
बिल्कुल। और किन चीजों से सख्ती से परहेज करना चाहिए? आजकल प्रोसेस्ड फूड का चलन तो बहुत ही बढ़ गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण परहेज है सभी प्रकार के प्रोसेस्ड और रिफाइंड खाद्य पदार्थों से पूरी तरह दूरी। जैसे कि इसमें पैक जूस आ गए, जिनमें अक्सर छिपी हुई शक्कर होती है, सफेद चीनी, मैदा और उससे बनी हर चीज, बिस्किट, ब्रेड, नूडल्स, पास्ता वगैरह। अत्यधिक तले भुने स्नैक्स भी, साथ ही दही, खासकर रात में, और खट्टा दही, अत्यधिक नमक और भारी भोजन जैसे उड़द दाल वगैरह से भी बचने की सलाह दी जाती है। दही भी? दही तो अच्छा मानते हैं लोग। खासकर अगर रात में खाया जाए या वो खट्टा हो, मधुमेह में इसे सीमित करना बेहतर है। ये सभी चीजें पाचन पर बोझ डालती हैं और शरीर में असंतुलन पैदा करती हैं। ठीक है, तो आहार में कड़वा कसैला स्वाद बढ़ाना, पुराना अनाज खाना, प्रोसेस चीजें बंद करना और कुछ भारी चीजों से परहेज, ये हुआ पहला स्तंभ। अब दूसरे स्तंभ यानी बिहार यानी लाइफस्टाइल में बदलाव की बात करते हैं। हमारी रोजमर्रा की आदतें भी तो इस संतुलन को बनाने या बिगाड़ने में बड़ा रोल निभाती होंगी, है ना? निश्चित रूप से। आहार के बाद विहार यानी जीवन शैली दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसमें सबसे पहली और मैं कहूँगी अनिवार्य चीज है नियमित व्यायाम। चरक संहिता व्यायाम को कोई ऑप्शन नहीं मानती। ये स्वास्थ्य बनाए रखने और रोगों से लड़ने के लिए जरूरी है। अनिवार्य। यहाँ व्यायाम का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है। तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे कहते हैं, योग, खासकर ऐसे आसन जो पेट और पैंक्रियास पर प्रभाव डाले, तैराकी या कोई भी ऐसी शारीरिक गतिविधि जिससे शरीर में गर्मी पैदा हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और हल्का पसीना आए। पसीना आना जरूरी है। हाँ, स्वेदन जिसे कहते हैं, वो शरीर के लिए अमृत समान है। ठीक है, व्यायाम समझ आता है, लेकिन क्या सिर्फ टहलना काफी है या चरक संहिता किसी खास तरह की इंटेंसिटी या ड्यूरेशन की बात करती है? चरक संहिता व्यक्ति की क्षमता मतलब बल के अनुसार व्यायाम करने को कहती है, लेकिन इतना कि माथे पे पसीना आ जाए और सांस थोड़ी फूले। महत्वपूर्ण है नियमितता और शरीर पर उसका प्रभाव। अच्छा, व्यायाम सीधे तौर पर जमा हुई वसा यानी मेद धातु को कम करता है, मांसपेशियों की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बेहतर बनाता है, जिसे हम इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं आजकल। बिल्कुल, और पाचन अग्नि जठराग्नि उसे तेज करता है। इससे शरीर में हल्कापन आता है, सुस्ती दूर होती है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। ये उस जड़ता को तोड़ता है जो मधुमेह का एक मुख्य कारण है। और सोने के पैटर्न के बारे में क्या सलाह है? आपने कहा था दिन में सोना ठीक नहीं, रात को जल्दी सोना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आजकल की व्यस्त जिंदगी में ये कितना प्रैक्टिकल है? कहीं ये सिर्फ आदर्श बातें तो नहीं? यह एक वाजिब सवाल है। बिल्कुल, देखिए, चरक संहिता आदर्श स्थिति बताती है, लेकिन उसका सार समझना जरूरी है। दिन में सोने से बचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है और भारीपन बढ़ाता है, जो मधुमेह के रोगी के लिए हानिकारक है। अगर बहुत थकान हो तो थोड़ी देर कुर्सी पर बैठे बैठे आराम किया जा सकता है, लेकिन बिस्तर पर लेटकर घंटों सोना ठीक नहीं। अच्छा, मतलब पावर नैप भी नहीं? जहाँ तक संभव हो बचना चाहिए, खासकर लेटकर सोना। जहाँ तक रात की नींद का सवाल है, कोशिश करनी चाहिए कि एक नियमित समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें। हाँ, एक रूटीन। जी, एक रूटीन। यह शरीर की आंतरिक लय जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, उसको बनाए रखने में मदद करता है, जो हार्मोनल संतुलन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, आधुनिक जीवन में मुश्किल हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जितना संभव हो सके उतना अनुशासन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये आदर्श जरूर है, पर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भी है। तो नियमित पसीना लाने वाला व्यायाम और एक अनुशासित नींद का पैटर्न, ये हो गया दूसरा स्तंभ, विहार। अब तीसरा स्तंभ है औषधि। इसमें कुछ जड़ी बूटियां और घरेलू नुस्खों का भी जिक्र था। यहाँ क्या है जो सरल है, सुरक्षित है और अपनाने योग्य है? आयुर्वेद में मधुमेह के लिए कई शक्तिशाली जड़ी बूटियां और शास्त्रीय योग मतलब फॉर्मुलेशंस है, लेकिन कुछ सरल उपाय हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं और काफी प्रभावी भी हैं। हाँ, वो बताइए। पहला है मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। हाँ, ये तो बहुत सुना है। 1 से 2 चम्मच मेथी दाना रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इन भीगे हुए दानों को चबाकर खाएं और ऊपर से वही पानी पी लें। चबाकर खाना है? हाँ, चबाकर। मेथी अपने कड़वे स्वाद और उसमें जो घुलनशील फाइबर होता है उसके कारण जानी जाती है,
ये ब्लड शुगर के अब्जॉर्प्शन को धीमा करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ठीक है। और जामुन के बीज के बारे में भी काफी चर्चा होती है। बिल्कुल, जामुन का बीज जावा प्लम सीड मधुमेह के प्रबंधन में पारंपरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा। जामुन खाने के बाद उसकी गुठलियों को फेंके नहीं, उन्हें अच्छी तरह धोकर छाया में सुखाकर फिर पीसकर बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बनाना है? जी, इस पाउडर को रोजाना आधा से 1 चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट और शाम को खाने से पहले सादे पानी या हल्के गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। और ये कैसे काम करता है? माना जाता है कि जामुन के बीज में कुछ सक्रिय तत्व होते हैं जैसे ज़ैम्बोलिन और ज़ैम्बोसिन, जो स्टार्च की शुगर में बदलने की गति को धीमा करते हैं और ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन एक सवाल है, ये घरेलू नुस्खे जैसे मेथी दाना या जामुन के बीज, ये तो शायद सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर भी मधुमेह इतना क्यों बढ़ रहा है? क्या सिर्फ इन नुस्खों से बात बन जाएगी या वो आहार और विहार वाला हिस्सा ज्यादा जरूरी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या इन्हें आधुनिक दवाओं के साथ लिया जा सकता है? हाँ, देखिए, ये नुस्खे सहायक चिकित्सा के तौर पर मतलब सपोर्टिव थेरेपी के रूप में बहुत प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन ये अकेले जादू नहीं कर सकते, खासकर जब जीवन शैली पूरी तरह से बिगड़ी हुई हो। मधुमेह बढ़ने का मुख्य कारण तो हमारी बदली हुई जीवन शैली और खान-पान ही है। इसलिए आहार और विहार, डाइट और लाइफस्टाइल, उनमें बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी हैं। वो नींव है। नींव है? जी, ये नुस्खे उस नींव पर बनी इमारत को मजबूती देते हैं। जहाँ तक आधुनिक दवाओं के साथ लेने की बात है, आमतौर पर ये नुस्खे सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से मधुमेह की दवाएं ले रहा है, तो इन नुस्खों को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। जरूर। वे आपकी स्थिति के अनुसार सही मात्रा और सेवन विधि बता सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आधुनिक दवाओं के साथ कोई इंटरैक्शन न हो। संतुलन मतलब बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो चरक संहिता का संदेश बहुत स्पष्ट लगता है। मधुमेह सिर्फ ब्लड शुगर का नंबर नहीं है, यह है शरीर के गहरे असंतुलन का संकेत है, जिसे केवल गोली खाकर ठीक नहीं किया जा सकता। आपने एकदम सही समझा। बिल्कुल, चरक संहिता मधुमेह को एक जीवन शैली जनित स्थिति मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रूप में देखती है, जिसे ठीक करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। होलिस्टिक अप्रोच? जी, इसमें आत्मानुशासन, खान-पान में समझदारी, नियमित शारीरिक श्रम और एक संतुलित दिनचर्या शामिल है। ये चीजें आधुनिक दवाइयों जितनी ही या शायद उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनसे भी ज्यादा? हाँ, क्योंकि ये जड़ पर काम करती हैं। और सबसे आकर्षक बात ये है कि हजारों साल पहले दिया गया ये गहन विश्लेषण और समाधान आज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक के लिए कितना प्रासंगिक और सटीक है। सही बात है। ये सिर्फ ब्लड शुगर मैनेज करने के बारे में नहीं है, ये शरीर के खोए हुए आंतरिक सामंजस्य और संतुलन को फिर से पाने की यात्रा है। तो आज की इस विस्तृत बातचीत से हमने चरक संहिता के नजरिए से मधुमेह को समझने की कोशिश की। जो मुख्य बातें निकलकर आई वे हैं, भोजन में करेला, मेथी, जामुन जैसे कड़वे और कसेले स्वाद वाली चीजों को शामिल करना। हाँ। नए अनाज की जगह पुराने अनाज जैसे जौ, पुराना गेहूं, उनका सेवन करना और प्रोसेस्ड फूड, सफेद चीनी, मैदा जैसी चीजों से पूरी तरह परहेज करना। और साथ ही रोजाना इतना व्यायाम करना कि पसीना आए और शरीर में हल्कापन महसूस हो। दिन में सोने की आदत से बचना, रात को समय पर सोकर सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना। इसके अलावा मेथी दाना और जामुन के बीज जैसे सरल, पारंपरिक और प्रभावी घरेलू उपचारों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह से। जी बिल्कुल, विशेषज्ञ की सलाह से। ये सब सुनने में भले ही एक व्यवस्थित अनुशासित जीवन शैली की तरह लगे, लेकिन इसे अपनाना एक चुनौती हो सकती है आजकल। बिल्कुल, चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चरक संहिता हमें सिर्फ नुस्खे या नियम नहीं देती, ये हमें अपने शरीर की प्रकृति और उसके आसपास की दुनिया के साथ गहरे संबंध को समझने का एक दर्शन देती है, एक फिलॉसफी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा स्वास्थ्य काफी हद तक हमारी अपनी पसंद और हमारे अपने प्रयासों पर निर्भर करता है।
तो आज का विचारणीय प्रश्न शायद यही है, क्या हम आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में एक पल रुककर इस प्राचीन ज्ञान से प्रेरणा लेकर अपने शरीर की आवाज सुनने और जीवन शैली में वो जरूरी संतुलन लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस आंतरिक सामंजस्य को फिर से खोजने का प्रयास करने को तैयार हैं, जो असल में अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है? इस गहरे चिंतन के साथ हम आज की एक गहन चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी। उम्मीद तो यही है। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। स्वस्थ रहें, संतुलित रहें। धन्यवाद।